हेलो नमस्कार साथियों। दादू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम वीडियो मुख्य परीक्षा के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा लघु एवं ग्रामोद्योग, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए फिर हमारी क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो दादू क्लासेज के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए। अगर आपको क्लासेज वीडियोस पसंद आती है तो फिर आप इसे अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में जो है लाइक शेयर वगैरह जरूर कीजिए मित्रों। और दादू क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर आपको जो है PDF दे दी जाएगी, तो वहाँ पर आप हमसे जुड़ लेना। और हम इंस्टाग्राम पर भी मौजूद है, तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई ये टॉपिक है क्या, वीडियो मेंस में क्यों अलग से टॉपिक दे दिया। तो ये इसलिए दिया था कि जो है छात्र समझे कि भाई ग्रामीण में जो है ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार के उद्योग धंधे चल रहे हैं। हम केवल बड़ी बड़ी इकाइयों को जयपुर, जोधपुर, हमारे अलवर में देखते हैं। हम ग्रामीण क्षेत्र में जाए, वहाँ पर जो है किस प्रकार रोजगार हो रहा है, किस प्रकार हम कृषि पर लोगों की निर्भरता को खत्म करके उनको थोड़ा सा अपर लेवल का रोजगार दिया जा रहा है। तो इस पर जो है, इसके कारण जो है इस सिलेबस में हमारे लघु व ग्रामोद्योग डाला है, तो इसको हमें पढ़ना होगा और हमें देखना होगा कि हमारे आसपास जो है गांव में कौन कौन से उद्योग चल रहे हैं। वैसे आपने प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से इन उद्योगों को देखा जरूर है। ठीक है मित्रों, देखिए ग्रामोद्योग, सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं कि भाई ग्रामोद्योग किसे कहते हैं। तो ग्रामोद्योग ऐसे ही होता है कुटीर उद्योग जैसे, यानी कुटीर उद्योग को ग्रामोद्योग कहते हैं। इसलिए उन्होंने सीधा कुटीर उद्योग नहीं लिख करके ग्रामोद्योग लिख लिया, ताकि जो है ग्रामीण क्षेत्र के जो उद्योग है उन पर ज्यादा फोकस है छात्र का। तो देखिए हमारा ये ग्रामोद्योग होता क्या है। तो ग्राम उद्योगों में ऐसे उद्योग शामिल होते हैं मित्रों जो श्रमिकों के द्वारा अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से अपने घर या अन्य स्थान पर चलाए जाते हैं। यानी इसमें कोई व्यक्ति अन्य जो है श्रमिकों को हायर नहीं करता, वो अपने परिवार के सदस्यों की जो सहायता से करता। आप जो है गए होंगे दरिया वगैरह के निर्माण करते हैं, छोटे छोटे इकाई के रूप में देखा होगा। आप केवल परिवार के सदस्य लगे, ला की चूड़ियां बना रहे, केवल परिवार के सदस्य लगे। और कुछ ऐसे परिवार फेमस भी है। हस्तकला की बात करें तो कुछ हस्तकलाओं में से परिवार फेमस है जो केवल परिवार के सदस्यों के द्वारा चले जा रहे अपने घर पर। वो थोड़ी सी हस्तकला वाला थोड़ा सा अपर लेवल हो जाता है, क्योंकि उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन वगैरह मिलता है। लेकिन जो छोटे उद्योग देखिए आप, अगर गांव में जो झाड़ू बनाने वाले, वो देखिए अपने परिवार के सदस्य जो है उनके सहायता से उद्योग चलाते हैं। तो मतलब कई तरह के जो है हमें ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग देखने को मिलते हैं मित्रों। तो ऐसे उद्योग शामिल होते हैं जो श्रमिकों के द्वारा अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से घर या अन्य स्थान पर चलाए जाते हैं। इन पर मित्रों कारखाना जो अधिनियम होता है वो लागू नहीं होता कि इतना टैक्स देना, इतना वो करना है, ऐसा नहीं होता। इसमें कारखाने अधिनियम जो है ये लागू नहीं होता है मित्रों। और ग्रामोद्योग का मैं बात करूं पैसों की दृष्टि से तय, मतलब कितना पैसा जो इसमें इन्वेस्ट होता है, तो ग्रामोद्योग का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्र में स्थित ऐसे किसी उद्योग से है जिसमें प्रति व्यक्ति निवेश मैदानी क्षेत्र में तो ₹1,00,000 हो और पहाड़ी क्षेत्र में जो ₹1,50,000 हो। थोड़ी सी मशक्कत होती है पहाड़ी क्षेत्र में, कुछ काम करने में, परिवहन में भी काफी जो है पैसे लगते हैं। तो इसकी वजह से मैदानी क्षेत्र में तो उन्होंने प्रति व्यक्ति निवेश 1,00,000 रखा है और पहाड़ी क्षेत्र में 1,50,000 निवेश रखा है। तो इन निवेश से अधिक नहीं होना चाहिए, और जब तक इतना निवेश रहेगा मित्रों तब जो है उसको क्या माना जाएगा, ग्रामोद्योग माना जाएगा। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रीज एक्ट 1961 के अनुसार ग्रामीण उद्योग से आज ये ऐसे उद्योग से हैं जो राज्य के ग्रामीण व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा पूर्ण अथवा अंशकालिक उद्योग के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो ऐसे जो है यहाँ पर राज्य के ग्रामीण व्यक्ति के द्वारा जो है इसको क्या किया जाता है, उसको जो है उद्योग के रूप में इसको संचालित किया जाता है, चाहे किसी वर्ग के द्वारा पूर्ण या फिर अंशकालिक उद्योग के रूप में। कभी मौसमी उद्योग भी होते हैं, ठीक है, कृषि पैदावार आती है तो उसके आधार पर जो है उद्योग चलते हैं। तो ये जो है हमारे ग्राम उद्योग होते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में चलाए जाते हैं परिवार के सदस्यों के द्वारा। और ग्रामीण क्षेत्र वगैरह है तो यहाँ पर जो है निवेश होना चाहिए आपका 1,00,000 मैदानी क्षेत्र में, और पहाड़ी क्षेत्र में हो तो आप 1,50,000 निवेश कर सकते हो। फिर मित्रों हमारा लघु उद्योग भी इसमें साथ में दिया हुआ है, लघु व ग्राम उद्योग। देखिए लघु उद्योग क्या है, तो लघु उद्योग की हमें परिभाषा मित्रों अभी जो है MSME जो है यहाँ पर 1 जुलाई 2020 से जो नए मापदंड आए हैं, जो ये नए मानदंड आए, उनके आधार पर हम लघु उद्योग की परिभाषा देखेंगे। लेकिन जब मैं बात करूँ पहले यानी 1947 के समय की, तो डॉक्टर आबिद हुसैन जो समिति थी वो बनी थी उद्योगों के विकास के लिए। तो 1947 में जब ये बनी थी तो उसके अनुसार 3 करोड़ रुपए तक की पूंजी वाले उद्योग जो है लघु उद्योग में आते हैं। तो उस समय के जो है दृष्टि को देख करके उन्होंने कहा कि 3 करोड़ रुपए तक जब वहाँ पर पूंजी होती है उस उद्योग को हम क्या कहेंगे, लघु उद्योग कहेंगे। लेकिन जब वाजपेयी सरकार आती बाद में जो है अभी 2000 के आसपास उस समय, तो यहाँ पर बात करें तो उन्होंने जो है 1 करोड़ तक सीमित कर दिया था। तो 1 करोड़ तक उन्होंने सीमित किया था वाजपेयी सरकार ने, पहले 3 करोड़ तक पूंजी माना जाता था। और अभी जो मैं बात करूँ मित्रों तो अभी हम देखते हैं कि हाल फिलहाल में क्या कंडीशन है। तो हाल फिलहाल में लघु उद्योग उसको कहते हैं जहाँ पर जो निवेश है हमारे संयंत्र
यंत्र और मशीनरी में जो नए निवेश है वो 10 करोड़ से कम होना चाहिए, और हमारा जो कारोबार है वो 50 करोड़ से कम होना चाहिए। इसी को हम क्या कहेंगे, लघु उद्योग कहेंगे। अगर लघु उद्योग में परिभाषा बताऊं तो ऐसा उद्यम जिसमें जो संयंत्र या एवं मशीनरी या उपकरणों में निवेश 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो और कारोबार जो 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो, ऐसे उद्योगों को हम लघु उद्योग कहेंगे। तो हमें यहाँ पर लघु उद्योग की केवल परिभाषा मित्रों देखनी है। और यहाँ पर मैं बात करूँ तो ऐसे उद्योगों के बारे में जो वृहद उद्योग होते हैं वो हम अलग से पढ़ेंगे। अब उद्योग के बारे और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, तो वो हम अलग से पढ़ेंगे। यहाँ पर हम केवल लघु व ग्राम उद्योग को कंप्लीट करेंगे। तो लघु उद्योग की परिभाषा देख लीजिए और ग्राम उद्योग की यहाँ पर परिभाषा देख लीजिए। अब फिर हमारा MSME एक्ट आता है 17 जुलाई 2019 को, तो वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन वो जब हम उद्योगों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर पढ़ लीजिए, लेकिन विस्तार से मैं उस समय बताऊंगा आपको, ठीक है, जब मैं पूरे उद्योग पढ़ूंगा। तो सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनमें काम करने वालों की संख्या एक सीमा से कम होती है तथा उनका वार्षिक उत्पादन भी एक सीमा के अंदर होता है। लघु उद्योग बात करें तो लघु उद्योगों में ऐसे उद्योग शामिल होते हैं जो श्रमिक के घर पर नहीं चले जाते हैं, बल्कि एक इकाई के जो है इकाई स्थापित करके वहां पर चले जाते हैं। या शहरों में भी हो सकते हैं और या फिर गाँव में भी प्लांट लगा सकते हैं। इसमें जो श्रमिक भी हायर किया जाता है, और ग्रामीण उद्योग में कोई श्रमिक वगैरह हायर नहीं किया जाता, वो परिवार के सदस्यों के द्वारा चलाए जाते हैं। डॉक्टर आबिद हुसैन समिति 1947 के अनुसार 3 करोड़ रुपए तक की पूंजी वाले उद्योग जो लघु उद्योग में आते हैं, और वाजपेयी सरकार ने इसे 1 करोड़ तक कर दिया। हाल फिलहाल 1 जुलाई 2020 को जो मानदंड जारी हुए उसमें 10 करोड़ का निवेश किया और 50 करोड़ का कारोबार कर दिया। देश में जो है प्रथम औद्योगिक नीति आपको पता है कि 1950 में आती है, और उसमें जो है लघु व कुटीर उद्योग है उन के महत्व पर प्रकाश डाला गया। और भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2006 से MSME जो है विकास अधिनियम बनाया गया था। तो ये हमारा 2006 में आता, और उसी के आधार पर पहले चलता था कि भाई कितना निवेश कितना कारोबार के आधार पर हम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग की जो है परिभाषा तय करते हैं। लेकिन अभी जो है 1 जुलाई 2020 के आधार पर किया जा रहा है। राज्य में जो बात करें, राज्य में भी ऐसी कौन सी नीति है, तो हाँ जी हैं, हमारी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम की व्यवधान रहित स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए 17 जुलाई 2019 को राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एंड ऑपरेशन, तो ये अधिनियम पारित हुआ था। तो 17 जुलाई 2019 याद रख लेना। और इसके प्रावधान क्या है, जब मैं उद्योग पढ़ूंगा तो बताऊंगा। राज्य के जो सूक्ष्म एवं लघु जो उद्योग हैं उनके लिए विलंबित भुगतान के निस्तारण हेतु सूक्ष्म लघु एवं मध्यम जो उद्यम है विकास अधिनियम 2006 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्थापित 4 सूक्ष्म लघु उद्यम जो है सुविधा परिषदों का पुनर्गठन कर राज्य स्तर पर 2 एवं संभाग स्तर पर जो 7 सुविधा परिषदों का यहाँ पर गठन किया गया है। और इस प्रकार 9 जो है परिषदों का गठन किया जा चुका है MSME के लिए। अब ये जो है मैं आपको बजट के आधार पर पढ़ाऊंगा मित्रों, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, कोई जरूर नहीं है, ये चेंज भी हो गया होगा। और यहाँ पर मैं बात करूँ केवल यहाँ पर 17 जुलाई 2019 याद रख लेना, जिसको मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा बाद में। और ये उद्योग पोर्टल वगैरह, उद्योग मित्र वगैरह, ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आप इस PPT को आप छोड़ सकते हो। फिर है मित्रों हमारा हमने देख लिया, अब हम सूक्ष्म उद्योग वगैरह ये जब मैं पढ़ाऊंगा उद्योग तब भी और बता दूंगा। और यहाँ पर देख लीजिए भाई 1 करोड़ से कम निवेश होता हमारा सूक्ष्म लघु उद्योग में, सूक्ष्म उद्योग में, और लघु उद्योग में 10 करोड़ से कम निवेश, और मध्यम उद्योग 50। किस प्रकार याद रखेंगे, 1 10 50 ऐसे नंबर में याद रख लीजिए, 1 10 50। और वहाँ ऊपर अगर कारोबार टर्नओवर याद रखें तो रख लीजिए 5 50 250, 5 50 250, 5 50 250, 5 50 250 और 1 10 50। फिर आधार पर कर सकते हो 1 करोड़ से कम, 10 करोड़ से कम और 50 करोड़ से कम। और 50 करोड़ से अधिक होगा तो वो क्या होगा, हमारा वृहद उद्योग होगा। फिर मैं बात करूं मित्रों राजस्थान में अब कौन कौन से जो हैं लघु और ग्राम उद्योग चल रहे हैं, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए इनको ऐसा नहीं है, अभी आप सोच रहे होंगे कि ग्रामीण उद्योग में किस प्रकार पढ़ेंगे, ये हर एक गांव के बारे में जानेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैं बात करूँ तो एक वृहद स्तर पर जो है पर्सपेक्टिव को देखा जाता है, वृहद स्तर के पर्सपेक्टिव में कि भाई कौन से क्षेत्र में जो है, कौन से जिलों में जो है किस उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ। अब आप जानते हैं कि मैंने उस समय भी बताया था कि भाई कृषि आधारित उद्योग की बात करें तो जहाँ पर जो कृषि पैदावार होगी, जैसे ये बात करें चना हो रहा बीकानेर में, तो वहाँ पर चने के आधार पर जो दाल वगैरह बनेगी, तो इस प्रकार उनके जो है वो उद्योग लगेंगे वहाँ पर। तो आटा उद्योग लगेगा वहाँ पर, दाल आटा उद्योग लगेगा। तो इस प्रकार जो है जैसे गंगानगर है तो गन्ना है वहाँ पर, तो गन्ना उद्योग लगेगा, चीनी उद्योग लगेगा। तो जहाँ पर कृषि माल पैदा हो रहा है उसी आधार पर जो वहाँ पर उद्योग लगेंगे।
तो इस प्रकार जो है हमें मैंने आपको कृषि आधारित उद्योग में जो 6 जो बड़े बड़े उद्योग है वो मैंने आपको बताए थे, और वो तो आपको अलग से याद रखने होंगे। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ अन्य उद्योगों के बारे में बताऊंगा, जैसे कि चमड़ा उद्योग हो गया वगैरह वगैरह। तो ये आपको यहाँ पर पढ़ना है, और यहाँ पर आप मिक्स मत कर लेना कि सर आपने जो है उन्नी वस्त्र उद्योग यहाँ पर नहीं पढ़ा है, वो हमारा कृषि आधारित उद्योग है, यहाँ पर आपने लिख दिया कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योग। तो भाई वो थोड़ा सा वृहद उद्योग है, ठीक है ना। तो वो आप समझिए, वो बड़े उद्योग है, चीनी उद्योग हो गया, वहाँ पर कितनी जो है आमदनी होती है उन जो मिलों के मालिकों को है। सूती वस्त्र उद्योग कितनी आमदनी होती है, ठीक है। तो वो थोड़े से वृहद उद्योग में आते हैं, और हमने इकाइयाँ वगैरह भी देखी थी उसमें। तो उसको आप छोड़िए, कृषि आधारित उद्योग को वो आप अलग से वीडियोस देखिए और उन हर फैक्ट को देखिए, और फिर आप जो है लघु कुटीर उद्योग को भी पढ़िए, देखिए। यहाँ पर हम देखते हैं तेल घानी उद्योग। मैंने आपको वनस्पति तेल घी उद्योग पढ़ाया था जब मैं कृषि आधारित उद्योग पढ़ा रहा था। प्रथम इकाई की स्थापना 1964 में भीलवाड़ा में होती है। 6 कारखाने हाल फिलहाल में स्थापित किए गए। कुछ सम्राट अशोक का ब्रांड वगैरह बताए थे वनस्पति घी के। फिर वनस्पति तेल पढ़ाया था। भरतपुर में जो है हमारे ब्रांड पढ़ाए थे। और फिर बात करें इंजन मार्का वगैरह, फिर वीर बालक छाप वगैरह वो मैंने बताया था। टैगोर मार्का, चंबल वगैरह जो जयपुर में। तो इस प्रकार वो तो मैंने आपको बता दिया। अब उसके अलावा क्या हो सकता है, अब हम थोड़ा सा गाँव में देखेंगे। भाई घानी वगैरह आपने घानी तो कराई होगी ऐसे बचपन में, अभी आप भी कराते हो घानी तेल वगैरह के, जो सरसों के तेल की या फिर सरसों की जो है रायडा वगैरह इनकी घानी कराते हो, तिल की घानी कराते हो। तो ये आप चीज़ें जानते हो कि कहाँ पर उद्योग है। आपके कस्बों में भी ऐसे तेल घानी उद्योग लगे हुए हैं, या फिर आपके गाँव में भी हो सकता है। तो ये हमें गाँव के स्तर पर भी देखने को मिलते हैं। वनस्पति तेल व जो घी है, ये हमारा वनस्पति घी भारतीय आहार में वसा का प्रमुख स्रोत है। आप जानते हैं वनस्पति घी मित्रों, ये हाइड्रोजनीकृत तेल होता है। और राजस्थान में वनस्पति घी बनाने एवं वनस्पति तेल का निष्कर्षण करने वाले कई उद्योग संचालित हैं, और विभिन्न क्षेत्रों में वनस्पति तेल निर्माण के लिए भिन्न भिन्न तकनीक प्रयोग में ली जाती है। ये कौन कौन सी तकनीक है, तो ये हमारे एक तो घानी उद्योग तकनीक है, और दूसरी मध्यवर्ती तकनीक है, और परिमार्जित तकनीक। परिमार्जित तकनीक की मैं बात करूँ तो ये बड़ी औद्योगिक इकाई में जो है काम में ली जाती है। बड़े बड़े जो है यहाँ पर संयंत्र लगे हुए हैं, और यहाँ पर विशाल बाजार है, उसकी मांग पूरी करता है। फिर घानी उद्योग की बात करूँ, घानी ये हमारे गाँव में होती है। तो ये मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है तकनीक, और इसमें स्थानीय पदार्थों जैसे नारियल, मूंग, सरसों तेल आदि का तेल निकाला जाता है। मध्यवर्ती तकनीक इसे कस्बों में स्थित जो कारखानों में विद्युत द्वारा चालित एक्सपेलर जो इसकी सहायता से निकाला जाता है। तो आप जब कस्बों में जाएंगे थोड़ा आपको बड़ी कहानी देखने को मिलेगी, और गाँव में रहेंगे तो आपको छोटी कहानी देखने को मिलेगी। फिर यहाँ पर और जो है बड़े बड़े शहरों में जाएंगे, जयपुर, जोधपुर, वहाँ पर बड़े बड़े मिल वहाँ पर लगे हो, तो वहाँ पर बड़े बड़े संयंत्र आप देखोगे। तो इस प्रकार जो है इसके स्तर है। फिर मित्रों हमारा गवार गम उद्योग, ये मैंने आपको याद करा दिया वनस्पति तेल घी उद्योग, जब मैं आपको कृषि आधारित उद्योग पढ़ा रहा था तो वहाँ पर आप देख लेना। फिर मित्रों हमारा गंवार गम उद्योग, ये आप गंवार गम जांच ले आगे, गंवार गम सारा कुछ हमारा कहाँ पर है, तो हमारा जोधपुर में है मित्रों। तो यहाँ पर आपको याद रखना भाई गंवार गम उद्योग जोधपुर में, केवल ये याद रखना तो ही काम हो जाएगा। और ये लिखा हो कि भाई गंवार गम के दानों में 28 से 30% गोंद की मात्रा पाई जाती है। तो गंवार गम इसका जो यूज है उसी में किया जाता है, चिपकने वाले पदार्थों में। इसका उपयोग कपड़ा उद्योग में किया जाता है, दवा उद्योग में किया जाता है, खाद्य पदार्थों में किया जाता है, और सौंदर्य प्रसाधन सामग्रियों में किया जाता है। और राज्य में जो गंवार के दानों से पाउडर जो बनाने की भी लगभग 50 इकाइयाँ कार्यरत हैं। तो ये गंवार गम उद्योग है जोधपुर में हमारा। फिर मित्रों हमारा मसाला प्रसंस्करण उद्योग है, यानी जो मसालों को प्रसंस्करण करके भेजा जाता है। आपको पता है कि जीरा, मिर्च, धनिया वगैरह, ये हमारे जीरा तो हमारे कहाँ पर होता है, जीरा हमारे जो है बाड़मेर वगैरह उसमें होता है। धनिया ये हमारा कोटम होता है, मेथी वगैरह हमारे नागौर में होती है, ठीक है। और राई, सरसों वगैरह हमारे कहाँ पर होते हैं, ये हमारे अलवर साइड वहाँ पर होते हैं। सौंफ वगैरह, अजवाइन चित्तौड़गढ़ में होता है। तो इस प्रकार हमारे राजस्थान में जो है कई मसाले प्रचुर मात्रा में होते हैं, और ये मैं आप इनको जो है कहाँ पर सर्वाधिक होते हैं जब मैं कृषि पढ़ूंगा तब बता दूंगा। और वैसे मैंने जो है ये फसलें होती हैं इनका सर्वाधिक बता दिया जब मैंने आपको पढ़ाया था वो पाठ खाद्य एवं व्यावसायिक फसलें। तो राज्य में जो है जीरा, मिर्च, धनिया, मेथी, राई, सौंफ, अजवाइन आदि मसाले प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। राजस्थान बहुत ही ज़्यादा मसाले, और हम मसाले वाली सब्जी खाना भी पसंद करते हैं। सब्जी में मसाला ना हो तो क्या फ़ायदा। और हम तो छाछ वगैरह पीते तो भी जीरा मिर्च डालकर ही पीते थे। तो यहाँ पर इनके प्रसंस्करण का जो कार्य छोटे छोटे स्तर पर होता है अभी भी। और यहाँ पर मसाला प्रसंस्करण के लिए मित्रों 2 हमारे जो पार्क बनाए गए स्पाइस पार्क, वो आप याद रख लेना मित्रों, काफ़ी हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि ये एग्जाम आएगा। और वैसे मैं आपको जब उद्योग पढ़ाऊंगा तब मैं और पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये जो है रिको हमारे जो है अन्य जो संस्थाएं होती है ना उनके द्वारा ये काम करवाए जाते हैं। तो जब हम रिको वगैरह पढ़ेंगे तब हम देखेंगे भाई उन्होंने क्या क्या काम करिए, सेज कौन कौन से उन्होंने स्थापित किए। तो ये जो है उस समय भी देखेंगे, तो आप इनकी चिंता मत कीजिए। मसाले की ग्रेडिंग व प्रोसेसिंग के लिए जोधपुर जिले के
प्रोसेसिंग के लिए जोधपुर जिले के रामपुर भटियाण जो गांव है मित्रों, वहां पर राज्य का पहला स्पाइस पार्क जो है स्थापित किया गया। और दूसरा स्पाइस जो पार्क है वो हमारा रामगंज मंडी कोटा में स्थापित किया गया। तो आप दो स्पाइस जो पार्क है वो याद रख लेना। तो मसाले के कहाँ पर है, तो एक तो हमारा है रामपुर भटियाण गाँव हमारा जोधपुर में है, और दूसरा हमारा रामगंज मंडी कोटा में है। और इसका उद्देश्य मसाले की गुणवत्ता में सुधार कर ग्रेडिंग व प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना व कृषकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराना, तो यही हमारा पार्क का काम होता है। फिर है मित्रों हमारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, यहाँ पर प्रसंस्करण होगा। तो इसका तात्पर्य क्या होता है, तो ऐसी गतिविधियों से होता है मित्रों जिसमें जो प्राथमिक कृषि उत्पाद होते हैं वो उनका प्रसंस्करण कर उनका जो मूल्यवर्धन किया जाता है। आलू होते हैं तो आलू की चिप्स बना दियो आप, अचार बना दो आप, जो है इनका कैरी वगैरह का, तो ये जो है यहाँ पर जो है इनका प्रसंस्करण किया जाता है हमारे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से विभिन्न डेयरी उत्पाद आते हैं, परिरक्षित फल सब्जियाँ आती हैं, डिब्बाबंद खाद्य पेय पदार्थ आते हैं, तो ये हमारे इस उद्योग के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर आप याद रख लेना जो 6 हमारे पार्क हैं इससे संबंधित, तो ये कौन कौन से, एक तो हमारे एग्रो फूड पार्क हैं जो 4 हैं हमारे राजस्थान में, पहला कोटा में स्थापित किया गया था, और यहाँ पर मिल्क पाउडर कारखाना भी कोटा में स्थापित किया गया था 2011 मैंने आपको बताया था उसमें। और ट्रिक है हमारी गजक यानी गंगानगर, अलवर, जोधपुर और कोटा। तो गंगानगर, अलवर, जोधपुर और कोटा हमारे यहाँ पर एग्रो फूड पार्क है मित्रों। और मेगा एग्रो फूड हमारे कहाँ पर है, तो एक हमारा मेगा एग्रो फूड पार्क है और अभी एक दूसरा स्थापित किया जा रहा है। तो यहाँ पर मेगा एग्रो फूड पार्क हमारा रूपनगढ़ अजमेर में है, और दूसरा हमारा पलाना बीकानेर में जो है ये स्थापित किया जा रहा है। और यहाँ पर बात करें तो निजी क्षेत्र में भी एक एग्रो फूड पार्क है जो हमारा भीलवाड़ा में है, याद रख लेना तो रख लेना। तो 4 तो ये तो भूलना नहीं, और हमारा मेगा फूड पार्क 2 हमारे ये बीकानेर में स्थापित किया जा रहा है, तो इसके बारे में मत भूलना। आगे मित्रों हमारा गुड़ एवं खांडसारी उद्योग, तो ये चीनी उद्योग तो मैंने पढ़ा दिया, यहाँ पर गुड़ उद्योग वगैरह देख लेते हैं। ये एक प्रमुख ग्रामीण उद्योग है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, गन्ने के रस से गुड़ एवं खांडसारी का उत्पादन किया जाता है। तो गुड़ वगैरह इनको किस प्रकार जो है गन्ने से उत्पादित किया जाता है वो आपने शायद वीडियो में देखा होगा, या फिर जो है इसको देखा होगा कहीं अगर आपके गाँव में होता है तो ये इसके अंतर्गत गन्ने के रस से जो गुड़ एवं खांडसारी का उत्पादन किया जाता है। गन्ने की जो है यहाँ पर सीमित उपलब्धता या फिर अनुपलब्धता वाले क्षेत्रों में गुड़ बनाने के लिए ताड़ का उपयोग जो है मित्रों यहाँ पर कच्चे माल के रूप में किया जाता है। ताड़ का उपयोग, जहाँ पर गन्ना नहीं है तो ताड़ यूज कर लीजिए। उत्तर प्रदेश का जो मेरठ जिला है ना वो खांडसारी उद्योग के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है, तो याद रख लेना आप। और यहाँ पर बात करूँ राजस्थान में कहाँ कहाँ पर, तो चीनी उद्योग तो मैंने बता दिया था भाई, जो मेवाड़ में हमारी जो मेवाड़ जो भोपाल सागर में मेवाड़ शुगर मिल से स्थापित होती है भोपाल सागर में। फिर मैंने आपको बताया था बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन ये 1937 में स्थापित होता है। फिर यहाँ पर जो है केशोराय पाटन में जो बूंदी में वहाँ पर इकाई स्थापित होती है। तो मैंने चीनी उद्योग की इकाई वगैरह पढ़ाई थी। तो ये आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर जो हम पर गंगानगर है यहाँ पर है, या फिर जो है भीलवाड़ा में, या फिर जब हम उस साइड में जाए दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में जाए तो वहाँ पर हमें गन्ना उद्योग देखने को मिल रहा। तो इस प्रकार जो है हमारे ये गुड़ एवं खांडसारी उद्योग वे भी वहाँ पर होगा। तो राजस्थान के गन्ना उत्पादक जिलों में जो है गन्ने के रस से गुड़ एवं खांडसारी उत्पादन के लिए लघु एवं कुटीर उद्योग के रूप में ये हमारा उद्योग कहाँ पर, तो कोटा हो गया, बूंदी हो गया, श्री गंगानगर हो, केवल गंगानगर याद रख लेना काफी हो जाए, भीलवाड़ा। तो मैं जो इकाइयां बता रहा हूँ उनके आधार पर आप याद कीजिए, ऐसे रट्टिया मत के कहाँ कहाँ। अब मैं मित्रों आपको कुछ ऐसे बताता हूँ कि कौन से उद्योग किस जिले में फेमस है, वो आप केवल एक बार याद कर लीजिए ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई हमें जब भी हमें पढ़ना होगा कि भाई हमारा जो चावल उद्योग कहाँ पर है, तो बूंदी में होगा, बूंदी हो गया, गंगानगर हो जहाँ पर चावल उत्पादन हो रहा है। और यहाँ पर बात करें हाथी दांत का कार्य कहाँ पर होता है, तो मैं आपको ये पहले जिले बता दूँ कि भाई कौन से जिले में सर्वाधिक ये कार्य होता है। देखिए ये मैंने यहाँ पर डाले हुए लिखे हुए, देखिए नमकीन पापड़ रसगुल्ला उद्योग है हमारा कहाँ पर है, तो बीकानेर में है। वनस्पति घी उद्योग कहाँ पर है, तो हमारा भीलवाड़ा में है। तेल घानी उद्योग हमारा भरतपुर जयपुर में है। बादला उद्योग हमारा जोधपुर में, यहाँ पर फेमस है, होता तो अन्य जगहों पर ही है लेकिन यहाँ का फेमस है, यहाँ पर सर्वाधिक होता है। पावरजाई उद्योग जयपुर में, माचिस उद्योग अलवर में हमारा, अगरबत्ती उद्योग अजमेर में, आम पापड़ उद्योग हमारा बांसवाड़ा में होगा। सुंगनी नसवार उद्योग हमारा ब्यावर अजमेर में, साबुन उद्योग अजमेर में है। संगमरमर मूर्तियाँ उद्योग हमारा जयपुर में है। और मंडी कहाँ पर है, तो मंडी किशनगढ़ में है। नमदे उद्योग कहाँ पर है, टोंक में है। खैसला उद्योग कहाँ पर है, लेटा गांव जालोर में है। दरीवे पट्टी उद्योग हमारा टांकला गांव सालावास वगैरह यहाँ पर है। मटके व सुरई उद्योग रामसर बीकानेर। पोखरण पोटरी हमारी जैसलमेर की आप जानते हैं। नोटिया स्याही उद्योग भिवाड़ी अलवर का है। हाथी दांत का सामान उद्योग हमारा जयपुर का है। हाथी दांत का सामान सर्वाधिक वहीं होता है, हमारा कार्य भी वहीं होता है जयपुर में। और कठपुतली उद्योग हाथी भी वहीं है, तो कठपुतली उद्योग उदयपुर जानती हैं। लाख के बर्तन उद्योग यहाँ पर बीकानेर में है। और लाख का जो है सामान उद्योग तो वो हमारा जयपुर में होगा, ठीक है। बर्तन उद्योग हमारा नहीं, हमारा जो चूड़िया होगी लाख की चूड़िया वो उद्योग
हमारा जयपुर में होगा और बर्तन उद्योग हमारा बीकानेर में होगा। खेल का सामान उद्योग ये हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ का में एक बात करें तो यहाँ पर सर्वाधिक लड़कियां वगैरह वो जाती हैं खेलने के लिए, तो हनुमानगढ़ काफ़ी फेमस है खेल के लिए। तो खेल का सामान उद्योग, खेती का सामान उद्योग हमारा नागौर हो गया, गंगानगर में गजसिंहपुरा हो गया। शीशम का फर्नीचर उद्योग हमारा बाड़मेर में है। चित्रित फर्नीचर उद्योग हमारा किशनगढ़ में है। मल्लीर प्रिंट उद्योग जानते हैं बाड़मेर में है, मल्लीर वगैरह। फिर है मित्रों हमारी ब्लू पोट्री उद्योग तो हमारे जयपुर में है। कागजी पोट्री हम हस्तकला में पढ़ते ही हैं और आपको याद भी होने चाहिए, भूलना नहीं है। कागजी पोट्री अलवर में है। ब्लैक पोट्री कोटा में है। सुनहरी पोट्री बीकानेर में है। बेकरी उद्योग जयपुर में। हैंड टूल्स उद्योग हमारा धातु नगरी नागौर में। मलमल उद्योग मथानिया उद्योग मथानिया जो जोधपुर वाला, वहाँ पर मलमल उद्योग विकसित है। कावड़ उद्योग हमारा बस्सी चित्तौड़गढ़ में है। कपड़े पर मिरर वर्क हमारा जैसलमेर और बाड़मेर में किया जाता है। डूंगर से ओढ़नी हमारी जोधपुर की फेमस है। और ला के चूड़े उद्योग जयपुर की हैं। खसखस के पंखे सभी माधोपुर के। पैच वर्क कार्य उद्योग शेखावाटी के। गोटा उद्योग सीकर खंडेला का। आला किला उद्योग बीकानेर शेखावाटी। ये आला किला किससे संबंधित, भित्ति चित्रों से संबंधित है। और लकड़ी के झूले हमारे जोधपुर में है। तो ये आपको याद होना चाहिए एक एक जिला और उनसे संबंधित क्या कौन सा उत्पाद सर्वाधिक वहां पर होता है, मतलब किसका सर्वाधिक विकास हुआ है। अब हम देखते हैं मित्रों, अब वापस आते हैं हमारी क्लास पर। देखिए कहाँ पर थे हम, हाँ आटा उद्योग की बात करें तो गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में जो है हमारे आटा उद्योग पनपा है। तो आटा उद्योग जानते हैं गेहूं कहाँ होता है सर्वाधिक, गंगानगर वाला वो उस क्षेत्र में होता है। तो यहाँ पर बात करें तो हमारे पूरे राजस्थान वैसे गेहूं उत्पादित किया जाता है, जहाँ पर एक तरीके से सिंचाई वगैरह की व्यवस्था है। तो गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में आटा उद्योग पनपा है, जो मुख्य रूप से जयपुर, भरतपुर, अलवर, कोटा ये जिले मत याद रखिए। फिर है दाल उद्योग। दाल उद्योग की बात करें तो कौन कौन सी दालें आती हैं, उड़द हो गया, मूंग, चना, मोट, अरहर वगैरह। और मैंने जब आपको खाद्य व्यावसायिक फसलें बता रहा था तो मैं बताया था अरहर हमारा बांसवाड़ा में सर्वाधिक होता है। मोठ हमारा जो है बाड़मेर में सर्वाधिक होता है। चना हमारा जो है मूंग, चना जो है हमारा बीकानेर में सर्वाधिक होता है। मूंग हमारा नागौर में होता है। उड़द हमारी जो है सभी माधोपुर में होती है। तो जहाँ पर ये सर्वाधिक उत्पादित होगी वहीं पर इनके उद्योग होंगे। तो यहाँ पर क्या याद रख लेना, ये बीकानेर याद रखना, चना वगैरह होता है वहाँ पर। भीलवाड़ा, उदयपुर, मक्का वगैरह यहाँ पर भी सर्वाधिक होता है। और चित्तौड़गढ़, हमारे चित्तौड़गढ़, पाली, भरतपुर, पाली वगैरह यहाँ पर भी जो है दालें वगैरह उत्पादित होती हैं। ये मैंने सर्वाधिक बताए थे भाई, चना वगैरह जहाँ पर सर्वाधिक बीकानेर में होता है। तो ये अन्य क्षेत्रों में भी हमें जो है देखने को मिलती है दाल उद्योग वगैरह। तो ये मत याद रखना, केवल आप याद रख लेना जो मैं इन उद्योगों से, इन फसलों से संबंधित जो सर्वाधिक हमारे उत्पादित वाले जिले थे, अगर वो आप याद रख लेंगे तो भी वो ऑप्शन से जो है आप सही कर देंगे इसको। फिर मित्रों हमारा चावल उद्योग है। तो चावल हमारा बूंदी वगैरह गंगानगर वाला क्षेत्र में सर्वाधिक होता है। तो राजस्थान में चावल उत्पादक क्षेत्रों में ये उद्योग लघु एवं कुटीर उद्योग के रूप में चलाए जा रहे हैं। तो कहाँ पर होगा, तो हमारे जो है दक्षिणी साइड या फिर दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र है, जैसे कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर हो गया, कोटा बूंदी हो गया, गंगानगर, झालावाड़, बारा, सवाई माधोपुर, भरतपुर जिले हो गए। तो वहाँ पर चावल सर्वाधिक होते हैं, तो वहीं पर उद्योग होगा। फिर मित्रों हथकरघा और खादी ग्राम उद्योग, इसको हम अलग से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हथकरघा और खादी ग्राम उद्योग आइए। तो खादी हथकरघा उद्योग हम उसको अलग से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर मैंने वैसे काफ़ी फैक्ट डाले हैं, लेकिन आप केवल ये याद रख लेना कि राजस्थान में जो खादी ग्राम उद्योग है उसकी स्थापना 1955 में होती है। उसका कार्य क्या है, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो बात करें खादी का जो है प्रचार प्रसार करना, खादी उद्योग जो इकाई है उनको सहायता करना। तो ये आप याद रख लेना। और अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो आप जानते हैं कि हमारे जो महात्मा गांधी इसके काफ़ी अग्रता रहे हैं खादी के। तो 1915 में जब यहाँ पर आते हैं हमारे भारत में वापस गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से, तो आते ही हमारे जो है कोजरब स्थान पर जो है आश्रम की स्थापना करते हैं और खादी बुनाई से जो है खादी कार्य प्रारंभ किया था उन्होंने हमारे 25 मई 1915 को अहमदाबाद के कोजरब स्थान से। फिर वो साबरमती नदी के तट पर जाते हैं और वहाँ पर साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं और जहाँ से चरखे की खोज होती है और विकास कार्य के साथ खादी का विस्तार करते हैं महात्मा गांधी जी। फिर महात्मा गांधी जी के हमारे राजस्थान का जो है एक तरीके से बात करूँ, गांधी किसको कहा जाता है, राजा गांधी का पांचवा पुत्र हमारे जमनालाल बजाज जी को कहा जाता है। तो जमनालाल बजाज जो है इसके संदर्भ में काम करेंगे खादी के बारे में। तो 1925 में बात करें मित्रों तो चरखा संघ की स्थापना होती है हमारे राजस्थान में, अमृतसर, जयपुर में जो है जमनालाल बजाज वगैरह 1926 में वैसे कार्य करना शुरू कर देते। 1926 में यहाँ पर स्थापना होती है ग्राम अमृतसर, जयपुर में, ठीक है। और 1925 में तो अखिल भारतीय जो है चरखा संघ की स्थापना होती है। तो ये उसी समय हमारे राजस्थान में भी स्थापित होते हैं खादी जो चरखा संघ है। चरखाई से हमारे खादी जो है ये वस्त्र बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार आप याद रख लेना कि भाई महात्मा गांधी इसके काफ़ी अग्रता रहे हैं और महात्मा गांधी ने कोचरब स्थान पर पहले जो है आश्रम स्थापित किया और वहाँ पर जो खादी बुनाई का कार्य स्टार्ट किया। फिर साबरमती नदी के तट पर यह स्टार्ट होता है काम। फिर अखिल भारतीय स्तर पर जो 1925 में जो है हमारा बन जाता है क्या अखिल भारतीय चरखा संघ। फिर हमारे राजस्थान में भी जो जमनालाल बजाज वगैरह ये स्थापना करते हैं चरखा संघ की। फिर उसके बाद मित्रों जो है हमारे यहाँ पर ये मत याद रख लेना, कुछ नहीं होता है। यहाँ पर देखिए आप कि राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग इसकी स्थापना कब होती है, तो 1955 में जो है इसकी स्थापना होती है। मैंने शायद इसमें लिखा होगा
1955 में जो है राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना होती है। और इस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है मित्रों, तो परंपरागत उद्योगों की उत्पादकता को बढ़ाना, समेकित विकास के लिए मार्केट को बढ़ाना और बिल की समस्या का समाधान करना प्रमुख उद्देश्य है। और राजस्थान खादी ग्रामोद्योग के द्वारा एक संपूर्ण योजना का खाका तैयार किया गया है, जिसके प्रमुख उद्देश्य ये हैं। तो ये मत याद रख लें, क्यों यही होता है कि उत्पादन में वृद्धि करनी है, रोजगार वृद्धि करनी है, मजदूरों को लिए काफ़ी फायदा करना है, न्यूनतम मजदूरी का जो है उस पर हमें वृद्धि करनी है। फिर जो है स्वच्छ वातावरण का विकास करना है, युवाओं में खादी का प्रचार करना। आजकल युवा जींस वगैरह ये पहनता है, उनको खादी पहनाइए। तो ऐसे हमें कार्य करना किसका काम है, खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड का काम है। तो केवल आप स्थापना याद रख लेना, काम हो जाएगा। फिर हम देखते हैं मित्रों कि ये मैंने आपको बता दिया कि भाई नमकीन पापड़ वगैरह ये आप याद रखना। तो ये हमारा खादी ग्रामोद्योग हो जाता है। हम वापस आते हैं। हाँ, अब हम देखते हैं भाई हस्तकला जो संबंधित उद्योग होते हैं। तो ये आप जब हस्तकला पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप याद रख लेना भाई कौन सी हस्तकला जो है किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, कौन से जिले में। तो ये आप याद रख लेना। यहाँ पर जो है काफ़ी कंफ्यूज करने वाले फैक्ट हैं कि भाई जोधपुर वगैरह जयपुर ये नहीं होगा, अलग से आप पढ़ेंगे ना भाई कौन सा कार्य बगरू प्रिंट है जयपुर में है, जोधपुर मथाने वगैरह मलमल वहाँ पर है। तो अलग अलग पढ़ेंगे तो काफ़ी ईजी रहेगा। तो इसको आप छोड़िए, इसको हस्तकला में ही देख लेना। फिर गोटा किनारी ये भी आप हस्तकला में देखना, क्योंकि वहाँ पर खंडेला वगैरह खंडेला जो सिक्कर में स्थान है वहाँ के जो गोटा वगैरह प्रसिद्ध है, लपालपी हो गया, किरण बाकड़ी वगैरह हो गया। तो ये हस्तकला में पढ़ते हैं और मैं आपको वैसे पढ़ा दूंगा अगर टाइम मिला तो। फिर देखिए पशुओं के उत्पाद पर आधारित तो हमने हाथी दांत का कार्य देखा कि भाई जयपुर इसके लिए विख्यात है। हाथी दांत का सामान जयपुर में सर्वाधिक किया जाता है। फिर हम बात करें हाथी दांत की चूड़ियाँ कहाँ पर, तो हमारे जोधपुर पाली में इसकी सर्वाधिक चूड़ियाँ जो हैं ये बनाई जाती हैं। और जैसे कि मैंने लाह की चूड़ियाँ देखा था जयपुर में, और लाह के बर्तन देखे थे हमने जयपुर मतलब लाह के बर्तन देखे थे हमने बीकानेर में, और लाह की जो चूड़ियाँ है वो हमने जयपुर में देखी थी। तो इसी प्रकार हाथी दांत का सामान उद्योग हमारे जयपुर में, और हाथी दांत की चूड़ियाँ वगैरह जोधपुर पाली में भी होती है और हमारे जयपुर में भी सर्वाधिक होती हैं। अगला हमारा मित्रों की पशुओं की हड्डी पीसने का उद्योग। तो राजस्थान में आपको पता है कि काफ़ी मतलब भारत का पशुधन का हमारे 9.43% है राजस्थान में। तो गाय वगैरह भैंस वगैरह इनकी जो हड्डियां होती हैं जब ये मर जाती हैं तो इनकी हड्डियां पीसने का उद्योग भी हमारे राजस्थान में होता ही होता है। तो ये कहाँ पर होता है, तो देख लीजिए हमारा इसका जो है कच्चे माल के रूप में यूज किया जाता है अन्य प्रसाधन सामग्री में या कुछ अन्य सामग्री बनाने में। तो ये हमारे जयपुर जोधपुर कोटा वगैरह यहाँ पर इसके कारखाने, फालना पाली का भी याद रख लेना, जहाँ पर टीवी वगैरह ये काफ़ी बने जाते हैं। तो फालना पाली वगैरह जयपुर जोधपुर कोटा भीलवाड़ा यहाँ पर जो है पशुओं की हड्डी पीसने का उद्योग है। फिर मित्रों हमारा चमड़ा उद्योग, इसको हम थोड़ा सा विस्तार से पढ़ते हैं। पहले तो आपको चरम पार्क याद रखना है मित्रों, जब हम रिको वगैरह इनका अध्ययन करेंगे। 3 हमारे चरम पार्क है राजस्थान में। एक तो हमारा चरम यानी चमड़े से संबंधित जो है कार्य होता है यहाँ पर, तो मानपुरा माचेड़ी और भिवाड़ी अलवर और हमारा सीतापुरा जयपुर। तो 2 तो हमारा जयपुर में मानपुरा माचेड़ी और सीतापुरा, एक हमारा अलवर में है भिवाड़ी में। ठीक है, तो ये चरम पार्क मैंने आपको पहले बता दिया क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट और यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। चमड़ा उद्योग सर्वाधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने वाले उद्योगों में से एक है। यह समाज में निम्न वर्गों को रोजगार उपलब्ध कराने, आज भी आपने मोची देखे होंगे, हाँसी देखे होंगे, ये इसका कार्य करते हैं। तो समाज में निम्न वर्गों को रोजगार उपलब्ध कराने और उनके उत्थान में इस उद्योग का महत्वपूर्ण योगदान है। चमड़ा उद्योग में प्रयुक्त होने वाला अधिकांश चमड़ा जो है बड़े पशुओं यानी जो है गाय वगैरह भैंस इनका जो होता है यहाँ पर जो है इनसे चमड़ा प्राप्त किया जाता है। इस चमड़े का जो उपयोग मित्रों जूते वस्त्र बैग घोड़े वगैरह घोड़े की जिन वगैरह ऐसे उत्पादों के निर्माणों में इसका चमड़े का जो है उपयोग किया जाता है। फिर मित्रों बात करें तो आपको याद रखना कि भाई जो जयपुर जिला हमारा ये चमड़ा उद्योग में काफ़ी अग्रणी है। और यूएनओ ने जो है एक चर्म उद्योग के लिए हमारे जो जूते वगैरह होते हैं उनके प्रशिक्षण वगैरह उनका जो किस प्रकार विकास करना, तो ये जो कार्यक्रम है मित्रों हमारा बड़ू गांव जो है नागौर में वहाँ पर जो है कार्यक्रम चलाया है मैं यूएनओ। तो आपको याद रखना कि भाई चर्म उद्योग के लिए जो विकास कार्यक्रम हमारा यूएनओ ने कहाँ पर चलाया गया, तो हमारे नागौर जिले के बड़ू गाँव में। और भारत में जो है कुल कच्चे चमड़े का 13% उत्पादन हमारे राजस्थान में होता है मित्रों, क्योंकि पशुधन ही अधिक है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक चमड़ा भी उद्योग होगा। लेकिन राज्य में जो चर्म शोधन इकाइयों की कमी है मित्रों, क्योंकि एक तरीके से बड़ी बड़ी इकाइयाँ जो हमारे राजस्थान में वो कमी दिखाई देती है। केवल एक तरीके से मध्यम स्तर की तक की देखी जो हाई टेक्नोलॉजी वाली होती हैं वो उनको बाहर ही भेजा जाता है, मतलब इनका शोधन करने के लिए बाहर जो है उनको भेजा जाता है। जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, वहाँ पर काफ़ी सारी इकाइयाँ हैं बहुत बड़ी बड़ी। हमारा जो है यूपी में हो गया, वहाँ पर भी काफ़ी सारी बड़ी बड़ी इकाइयाँ हैं। तो भारत में जो है कुल कच्चे चमड़े का यहाँ पर कच्चे चमड़े का 13% उत्पादन राजस्थान में होता है। लेकिन राज्य में जो है चर्म शोधन इकाइयों की कमी होने से राज्य के चर्म शिल्पियों को राज्य के बाहर से जो है कच्चा माल क्रय करना पड़ता है। और यहाँ पर चमड़ा मिलता तो वो इतना अच्छा नहीं, मतलब एक तरीके से उसको अच्छी तरीके से जो है शोधन उसका नहीं किया होता है, तो इसके कारण जो है लोग बाहर से जो है कच्चा माल मंगवाते हैं।
तो वर्तमान में बात करें तो मुख्यतः कौन कौन से जो है ऐसे जगह हैं जहाँ पर जो है चर्म शिल्पी जो सर्वाधिक कार्य कर रहे हैं। तो हमारा भीनमाल जालोर हो गया, यहाँ पर भीनमाल जूतियाँ भी काफ़ी प्रसिद्ध है। बाड़मेर हो गया, जोधपुर हो गया, जैसलमेर, यहाँ पर गोपन वगैरह ये भी चमड़े से बनाई जाती, काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं और आज भी जो है यूज़ करते हैं हमारे जो रेबारी जो है आदिवासी लोग हैं। मतलब आदिवासी क्या, ये जो चराते हैं भेड़ बकरियों को, यानी जो देवासी जो लोग हैं ये लोग हो गए रेबारी जाति के। तो बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, अलवर, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में चर्म शिल्पी कार्यरत हैं। तो ये याद रख लेना, केवल यहाँ पर याद मत, ये क्षेत्रों का नाम मत याद रखें क्योंकि ऑटोमेटिक आपको जो है आइडिया होता है कि कहाँ पर होगा। ठीक। फिर मित्रों चरम पार्क, तो 3 यहाँ पर चरम पार्क है, मानपुरा, माचेड़ी और हमारा भिवाड़ी, और हमारा जो है कहाँ पर सीतापुरा, जयपुर में। फिर मित्रों चरम प्रशिक्षण योजना आप याद रख लेना भाई, 1990 में जो इसको शुरू किया, कोई नहीं पूछेगा लेकिन आइडिया रख लेना। राज्य सरकार द्वारा चरम उद्योग को बढ़ावा देने एवं दस्तकारों के उत्पादन एवं गुणवत्ता में सुधार, नई डिजाइन के उत्पाद तैयार करने, स्वयं का रोजगार शुरू करने, तो वही काम होता है, उत्पादन बढ़ाना है, रोजगार सही करना है, नई नई डिजाइन लाना है, तो ये सभी उद्योगों में यही होता है। तो ये 1990 में योजना तैयार की गई थी। इसके अंतर्गत मित्रों साक्ष्य जो है प्रशिक्षणार्थियों को जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से 2 माह का प्रशिक्षण दिलाया जाता है कि वे आप किस प्रकार डिजाइनों को तैयार कर सकते हो, वो भी हमें याद नहीं रखना। फिर मित्रों हमारे राजस्थान चरम शिल्प विकास एवं आधुनिकीकरण योजना, ये याद रख लेना, ये हमारे 2012 में जो है चलाई गई थी। तो 2012 में जो योजना आई थी राजस्थान चरम विकास एवं आधुनिकीकरण योजना, इसके अंतर्गत क्या होता है कि भाई चरम जो शिल्प है उसका विकास करना और हमें आधुनिकीकरण करना है इस उद्योग में, लोगों को नए नए प्रकार के जो है संयंत्र वगैरह देने हैं, उनको बताना कि आप किस प्रकार जो कम समय में अधिक चमड़े का उत्पादन कर सकते हो, अधिक चमड़े की वस्तु बना सकते हो। तो आधुनिकीकरण करना, चरम शिल्प का विकास करना है। इसके अंतर्गत चरम दस्तकार होते हैं उनको बैंक ऋण लेकर के अपना उत्पाद करने पर उन्हें 50% अधिकतम जो 30,000 रुपये जो है ग्रांट स्वीकृत कर उसके बैंक ऋण खाते में जमा कराया जाता है कि आप जो भी बैंक से लोन लोगे उसका 50% या फिर अधिकतम 30,000, अगर आप 60,000 रुपये का लोन लोगे तो 50% यानी 30,000 रुपये जो है आपके खाते में जो है डाल दिए जाएंगे। और अगर आप 1 लाख का लोन लेते हो तो फिर आपको 30,000 ही मिलेंगे, 50% नहीं मिलेंगे। लेकिन ये योजना समाप्त हो गई तो हमें क्यों माथा खाता खराब करना, ठीक है ना। तो बस ये आप 2012 में स्टार्ट हुई है, तो 1990 में स्टार्ट हुई थी, जो चमड़ा से संबंधित है। और 3 चरम पार्क याद रख लेना, काफ़ी हो जाएगा। और बड़ू गाँव का नाम याद रख लेना, हो जाएगा काम। फिर मित्रों वनों के आधारित जो है, वनों पर आधारित हमारे लघु और कुटीर उद्योग होते हैं, जैसे कि लकड़ी के विविध सामान बनाए जाते हैं, लकड़ी के झूले बनाए जाते हैं, शीशम जो हमारे फर्नीचर बनाए जाते हैं। तो ये मैंने बताया था, शीशम फर्नीचर हमारा कहाँ पर है, हमारे जो अन्य जो है चित्रित फर्नीचर किशनगढ़ में हो गया, शीशम फर्नीचर हमारे जो है बाड़मेर में हो गए, लकड़ी के दरवाजे, लकड़ी का जो कार्य वगैरह होता है, तो ये जो है लकड़ी के दरवाजे हो गए, फर्नीचर हो गए, खिलौने हो गए, इनके जो बनाने का जो कार्य है काफ़ी लोकप्रिय है और कलात्मक भी होता है। रोएड़ा तथा शीशम की लकड़ी से ढोल, डप, तबला, ढोलक, ये इनके नाम सुने होंगे जब वाद्य यंत्र पढ़े थे। अन्य लकड़ी के वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं, बांस के पंखे, टोकरियां, चिक ये तैयार की जाती हैं। लकड़ी जो है चीरने की कई आरा मशीनें जो कार्यरत हैं। ये राज्य के जो है प्राय सभी जिलों में लघु एवं कुटीर उद्योगों में चलाए जाते हैं। लेकिन 3-4 जिलों के नाम याद रख लेना जो मैंने बताया था आपको, एक बाड़मेर हो गया, किशनगढ़ हो गया, ठीक है। लकड़ी के झूले हमारे जोधपुर में हो गए, जो कठपुतली उद्योग ये भी लकड़ी से संबंधित है, हमारा उदयपुर हो गया। कावड़ वगैरह ये बसी चित्तौड़गढ़ हो गया। तो ये आप याद रखना ना, ये जब हम हस्तकला पढ़ेंगे तो उस समय भी अध्ययन करेंगे इसका। फिर मित्रों कागज उद्योग ये थोड़ा सा अलग से हैं, तो इसको आप देखिए कि भाई गोसुंडा जो है हमारा चित्तौड़गढ़, वहाँ पर जो हाथ से कागज बनाने का कार्य होता है। और सांगानेर है जयपुर, वहाँ पर भी हाथ से बनाने का कार्य होता है, लेकिन गोसुंडा में सर्वाधिक होता है। और सांगानेर में हमारा कुमारपा हस्तलिपि जो है कागज अनुसंधान संस्थान है। तो कहाँ पर है, तो हमारा सांगानेर में है, जयपुर में, जो कुमारपा कागज जो हमारा अनुसंधान संस्थान है, याद रखना आपको। और कोटा के जो स्ट्रा बोर्ड का कारखाना मित्रों, ये लघु उद्योग के रूप में चल रहा है और ये कोई अच्छा फैक्ट नहीं है, याद मत रखना। और इस प्रकार जो है कागज की कुछ एक छोटी इकाई हमारा उदयपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, कोटा, अजमेर में स्थापित की जाती है, की गई हुई है। और कसना पेपर मिल हमारे कोटपुतली जयपुर है। तो कागज उद्योग में केवल कुमारपा का नाम याद रख लेना और गोसुंडा वगैरह इनका याद रख लेना, काफी हो जाएगा। फिर मित्रों बीड़ी उद्योग जानती है, हमारा टोंक मयूर जो है, मयूर बीड़ी फैक्ट्री काफी वहाँ की प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में तेंदू पत्ता होता है, इसका जो है यूज किया जाता है बीड़ी बनाने में, और फिर तंबाकू डाल करके उसमें बीड़ी बनाई जाती है। इसके प्रमुख क्षेत्र जोधपुर, चित्तौड़गढ़ सब जगह बनाई जाती है। और टोंक की जो है वैसे विशेषकर फेमस है। दिया सलाई उद्योग केवल याद रख लेना, हमारा जो अजमेर है ये यहाँ पर जो है यहाँ का प्रसिद्ध है। और कई भागों में जो दिया सलाई के लिए जो नरम लकड़ी मिलती है, इसके वजह से कई उद्योग में हमें देखने को मिलते हैं दिया सलाई उद्योग है, लेकिन अजमेर के काफ़ी प्रसिद्ध है। फिर मित्रों कत्था, गोंद, लाख उद्योग, लाख की चूड़ियाँ मैंने बताया था, बर्तन बीकानेर और चूड़िया हमारा जयपुर है। कत्था, गोंद, गंवार से भी गोंद बनाए जाते हैं। तो कत्था वगैरह, ये कत्था कतोड़ी जाती है, आप याद जनजाति हैं, आपको बताया उदयपुर वगैरह यहाँ पर रहती हैं।
तो कुछ थोड़ी जनजाति आपको याद रख लेना। और यहाँ पर जो है गोंद वगैरह, लाख, वो मैंने बताया था, वो याद रख लेना। वनों की उपज पर आधारित ये उद्योग जो है राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। कथा जो है राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में खेर के पेड़ से तैयार किया जाता है। इसके मुख्य सदर कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, धौलपुर और अलवर हैं। दोक, बबूल, खेर, कुमटा और कड़ाचा पेड़ों से हमारे गोंद उद्योग को बढ़ावा मिला है। जंगलों में जो है पेड़ों से लाख भी प्राप्त होती है और उस लाख से चूड़ियाँ, खिलौने एवं कलात्मक जो वस्तु वो तैयार की जाती हैं। और ये उद्योग मित्रों जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और अजमेर में काफ़ी पनपा है। फिर बात करें खनिज आधारित उद्योग, तो ये आप मत याद कीजिए, जब मैं खनिज वगैरह पढ़ाऊंगा तब मैं आप बता दूंगा कि भाई कहाँ कहाँ पर है। तो संगमरमर उद्योग वगैरह हो गया, ये इनकी पॉलिश वगैरह की जाती है, इसके लिए जो कई स्थापित हैं। तो वैसे हमें सब जगह देखने को मिलती है, लेकिन जो कहाँ की फेमस है वो मैं आपको बताऊँगा कि भाई मकराना हो गया, राजसमंद हो गया, जैसलमेर हो गया है, यहाँ पर जो है उदयपुर हो गया, किशनगढ़ हो गया, जयपुर हो गया। जयपुर में संगमरमर की मूर्तियां बनाई जाती हैं। तो ये आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इनको याद रखना होता है। तो मैं आपको खनिज आधारित उद्योग पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। और इमारती पत्थर वगैरह ये अब उस समय बता दूंगा। फिर बात करें मत्स्य पालन उद्योग की, इसका हम विस्तार से पढ़ लेते हैं। मत्स्य विभाग की स्थापना मित्रों 1982 में की जाती है। और मछुआरा सहकारी समितियां, ये आजीविका जो मॉडल है, शून्य राजस्व मॉडल, उसके आधार पर 57 जो है हमारी मछुआरा सहकारी समितियां हैं। और आजीविका मॉडल हमारा ये राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें शून्य राजस्व मॉडल इसको कहते हैं कि भाई सरकार इससे कोई राजस्व नहीं प्राप्त करनी चाहती है, आय वगैरह प्राप्त नहीं करना चाहती है। हम जो है केवल आदिवासी जो मछुआरे होते हैं इनके उत्थान के लिए काम करना चाहते हैं। तो इनके लिए मित्रों 3 जलाशयों में जो ये योजना चलाए जा रहे हैं आजीविका मॉडल। एक तो हमारा जैसमंद उदयपुर वाला, और दूसरा हमारा माही बजाज सागर बांसवाड़ा बोरखेड़ा जगह पर है। और फिर कड्डाना बैंक वाटर, कड्डाना वैसे बांध हमारा गुजरात में, लेकिन उसका एक छोटी सी इकाई हमारे जो डूंगरपुर में स्थापित की, क्योंकि आपको पता है कि 40-55 यानी राजस्थान और गुजरात के मध्य माही जो नदी है उसके जो समझौता है, माही जल समझौता, उसके तहत हमारा जो है जल आवंटित है। तो इस प्रकार कड्डाना बैंक वाटर से, कड्डाना जो बांध है वहाँ से भी हमें जल प्राप्त होता है। और उसके लिए डूंगरपुर में जो है बैंक वाटर बनाया गया है, तो वहाँ पर जो हमें आजीविका मॉडल से जो है मछली वगैरह इनका, मछुआरे जो है इनका उत्थान किया जा रहा है। फिर मित्रों केज कल्चर जो योजना बांध है, ये हमारा माही बंजाज सागर बांध में जो है चलाई जा रही है। केज मतलब पिंजरा वगैरह होता है, यहाँ पर पिंजरा वगैरह, इनमें जो मछली वगैरह पकड़ जाता है। तो केज कल्चर योजना बांध हमारे माही बंजाज सागर बांध में चलाई जा रही है। और एक्वेरियम गैलरी का आप याद रख लेना, बिसलपुर जो बांध है, बिसलपुर बांध हमारा, बिसलपुर बांध टोंक में जो है एक्वेरियम जो गैलरी है बनाई गई है। वैसे मैं एक बात बता दूं आपको, जब मैं पशु संपदा पढ़ाऊंगा ना तब मैं आपको मत्स्य के बारे में और भी सारी चीज़ें हैं कि कौन सा बांध फेमस है, कौन सी चीज़ें वगैरह, वो उस समय भी बता दूंगा। लेकिन आप इस उद्योग में केवल ये याद रख लीजिए जो मैंने यहाँ पर लिखा है। और राज्य में जो मत्स्य उत्पादन क्षमता मित्रों कितनी है, तो 80,000 मीट्रिक टन जो है वार्षिक हमारे पास क्षमता है, यानी 80,000 मीट्रिक टन हम जो है मत्स्य का उत्पादन कर सकते हैं एक वर्ष के अंतर्गत। लेकिन 2021-22 में केवल 32,000 का उत्पादन हुआ। तो देख सकते हैं कि हमारे राजस्थान में कितना कुछ अभी भी जो है हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो काफ़ी कुछ मशक्कत करनी पड़ेगी। फिर हमारे मित्रों है प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन योजना। तो हम खादी ग्रामोद्योग, लघु ग्रामोद्योग पढ़ रहे हैं, तो ये आपको याद होनी चाहिए प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन योजना। ये ग्रामीण क्षेत्र में जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इसको शुरुआत किया गया था। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम मित्रों PMEGP, ये हमारा शुभारंभ हुआ था इसका 15 अगस्त 2008 को। पहले 2 कार्यक्रम चल रहे थे, एक का नाम था प्रधानमंत्री रोजगार योजना, दूसरे का नाम था ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। इन दोनों को मिला करके जो है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किया गया मित्रों। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, तो खुद का जो उद्योग है ये बेरोजगार युवा वो शुरू करने के लिए जो है उनको प्रोत्साहन देने के लिए इस योजना को शुरुआत किया गया। इसमें क्या होता है कि अगर आप SC वगैरह, SC ST या फिर मतलब जो कमजोर समुदाय है उनसे अब अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको 5% आपको उस उद्योग में निवेश करने हैं। और अगर आप अन्य समुदाय से हो तो फिर आपको 10% जो है निवेश करना है। उसके बाद कितना बचता है, तो 95 यहाँ पर बचता है और हमारा 90 जो है यहाँ पर बचता है। तो ये आपको क्या होगा, ये आपको बैंक द्वारा ऋण के रूप में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। उसके बाद जो है जो बैंक ऋण देगा मित्रों उस पर जो है सरकार सब्सिडी देगी। तो ये योजना थोड़ी सी जटिल है। तो अब जो है आप 5% SC ST ने लगाए और अन्य समुदाय वाले ने 10% लगाए। अब SC ST को 95 जो है प्रतिशत वो चाहिए मतलब रकम, और हम इसको जो है 90% चाहिए। तो अब क्या करेंगे, ये जो है बैंक के द्वारा इनको ऋण दिया जाएगा। तो बैंक के द्वारा जब ये ऋण देंगे तो अब इतना तो ऋण क्यों लेगा, तब तो खुद ही कर लेगा, उसका तो 100% हो गया, ऋण देगा तो वही खुद ही चुकाएगा ना। नहीं, सरकार कहती है कि आप 5% लगा दीजिए ऐसे समुदाय वाले, और अन्य जो समुदाय वो 10% लगा दीजिए। अब फिर आप 95% लोन लीजिए और वो अन्य समुदाय वाले 90% लोन लीजिए। अब जो आप लोन लेंगे मित्रों उसमें हम आपको सब्सिडी देंगे, यानी आपको पूरा लोन नहीं चुकाना होगा। आपको जो है SC ST के अगर आप से बिलोंग करते हो तो फिर आपको मित्रों हमारे
जो है 35% आपको हम जो है लोन जो राशि है वो आपको दे दी जाएगी, यानी आपको नहीं चुकानी पड़ेगी। और सामान्य से अगर आप बिलोंग करते हो तो फिर आपको 25% जो है आपको एक तरीके से रकम वापस दे दी जाएगी। तो इस प्रकार थोड़ी सी योजना जटिल है, याद रखना तो चाहो तो रख लेना, अदरवाइज ये से प्रावधान नहीं पूछेगा, केवल कब शुभारंभ हुआ था ये वगैरह याद रख लेना। केवल आइडिया होना चाहिए कि भाई ये बेरोजगार युवाओं के लिए उनका रोजगार जो है उनको देने के लिए। तो इसमें क्या होता, तो मैंने आपको बता दिया कि भाई SC/ST वाला 5% लगाएगा, निवेश करेगा, और अन्य समुदाय वाला 10% लगाएगा। SC/ST वालों को 95% जो है अनुदान चाहिए, और ST वाला अन्य समुदाय वाले को 90% चाहिए। अब दोनों जाकर के बैंक से लोन लेंगे। अब लोन लेंगे तो सरकार क्या करेगी, उनको सब्सिडी देगी। जो SC समुदाय होगा तो उसको तो 35% जो है रकम दे दी जाएगी उस लोन की, और सामान्य होगा तो उसको 25% जो है रकम वापस दे दी जाएगी। और 2 वर्ष के जो टाइम दिया जाता है सरकार को, 2 वर्ष के भीतर जो है सरकार ये आपको रकम दे देती है। और एक मित्रों स्फूर्ति ये भी योजना है, ये हमारे जो पारंपरिक उद्योग चले आ रहे हैं, जो हमारे जो काफ़ी परिवार जो है इनमें प्रसिद्ध हैं, तो पारंपरिक जो उद्योग हैं उनके पुनर्सृजन हेतु जो है ये योजना स्टार्ट की गई। तो इसमें जो है MSME जो है उद्योग मंत्रालय ने क्लस्टर जो होता है ना, गुच्छा वगैरह, कुछ इकाइयों का जो गुच्छा वगैरह ये बनाना, तो क्लस्टर विकास को बढ़ावा देने के लिए 2005 में इस योजना को शुरुआत की। तो काफ़ी पुरानी योजना है। और खादी और ग्रामोद्योग आयोग खादी और ग्रामोद्योगी उत्पादों के क्लस्टर विकास को बढ़ावा देने हेतु नोडल अभिकरण है। ठीक है, तो स्फूर्ति योजना याद रख लेना, ये हमारी पारंपरिक उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु चलाई जा रही है और 2005 से ये चली जा रही है। फिर मैंने यहाँ पर वो उसको वही शामिल है हमारा जो हमने देखा था। अब मित्रों बात करूं मैं प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन योजना की, उसके जो है जिला उद्योग केंद्र जो है उसका नोडल होता है शहरी इलाकों में, और हमारा जो ग्रामीण इलाकों में इसका नोडल होता है वो हमारा KVIC होता है, यानी खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड होता है। तो ये आप याद रखना चाहो तो रख लेना, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मित्रों इस योजना का जो लाभ उन बेरोजगार युवा वगैरह उनको देते हैं जो रोजगार शुरू करते हैं। और ये जो है PME-GP हमारी स्कीम है 2022, इस तरह के आप उद्योग लगा सकते हो। तो ये तो हम पता ही है, कृषि आधारित उद्योग लगाएंगे, इंजीनियर उद्योग लगाएंगे, खाद्य उद्योग लगाएंगे, ये मैंने आपको बता दिया। अब मित्रों हम बात कर लेते हैं राजसिको की। जब हम लघु उद्योग पढ़ रहे हैं तो हमारे राजसिको का नाम आता है, क्योंकि ये जो है काफ़ी हेल्प करता है, और इसका नाम ही यही है कि राजस्थान लघु उद्योग निगम लघु उद्योगों के लिए जो है सहायता वगैरह प्रदान करता है राजसिको। राजसिको स्थापना कब होती है मित्रों, तो 3 जून 1961 को होती है। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन कब होती है, 3 जून 1961 को। क्यों होती है, तो हमारी औद्योगिक इकाइयों एवं हस्तशिल्पों को सहायता प्रोत्साहन देने एवं उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समुचित विपणन की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से हमारे भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन 3 जून 1961 को राजसिको की स्थापना होती है। तो ये मत याद रख लेना, कोई जरूरी नहीं है इनकी। तो 3 जून 1961 आपको स्थापना याद रखनी है। अब ये कार्य क्या क्या करते हैं राजसिको, तो वो हम देखते हैं। देखिए इसके द्वारा मित्रों नवीन सुधार कार्यक्रम चले जा रहे हैं। एक तो देखिए हमारा हस्तशिल्प में ये क्या करता है कि निगम के द्वारा ये नीतिगत निर्णय लिया गया कि प्रीशियस जो कीमती जो हमारे स्टोन होते हैं, पत्थर वगैरह, कीमती पत्थर जो ज्वेलरी वगैरह होती है, उनकी न्यूनतम बिक्री जो है गारंटी पर रखी जावे, और शेष जो हस्तशिल्प का सामान हस्तशिल्पियों से अनुमोदन के आधार पर क्रय किया जावे। और निगम द्वारा प्रदर्शनियां आयोजित करके हस्तशिल्पों को अपने उत्पाद सीधे ही विक्रय करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। तो हस्तशिल्पों के लिए काफ़ी सारी मतलब एक तरीके से सहायता करता हमारा राजसिको, उनके लिए प्रदर्शनी आयोजित करता है, उनको बात करें तो उनके अनुमोदन के आधार पर जो है फिर क्रय करता है। तो ये है जो हमारा राजसिको काम करता है हस्तशिल्प के अंतर्गत। फिर मित्रों निर्यात प्रोत्साहन, निर्यातों को बेहतर सुविधा देने के लिए बड़े सामान के एक्सरे हेतु एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स जो है उनकी एक्सरे मशीन की स्थापना की गई। क्योंकि आपको पता है कि सामान को एक्सरे करना पड़ता है कि भाई हमें कहाँ जाना है, उसमें कुछ अलग एक तरीके से अवैध सामान तो नहीं है, तो इसकी वजह से एक्सरे वगैरह किया जाता है। तो एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स में जो है एक्सरे मशीन वगैरह की स्थापना करता हमारा कौन सा, हमारे राजसिको के द्वारा स्थापना की गई। और हम पढ़ेंगे कि भाई हमारा एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, तो हमारा जयपुर में है, सांगानेर जो हवाई अड्डा वहाँ पर। तो ये सारी कुछ यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है ना, तो आप टेंशन मत लीजिए। फिर मित्रों इसका उद्देश्य क्या है, तो राज्य के हस्तशिल्पों एवं हस्तशिल्प के विकास एवं संरक्षण हेतु प्रोत्साहन एवं कल्याणकारी जो योजना उनकी परिकल्पना तथा संचालन करना हमारे किसका काम है, हमारे हस्तशिल्प जो हमारा राजस्थान जो लघु उद्योग निगम है राजसिको उसका काम है। अब हम देखते हैं कि भाई ये जो व्यवसायिक गतिविधियां क्या करते हैं, हमारे जो शिल्पांगन वगैरह इनका आपको याद रखना है, राजस्थली वगैरह इनका नाम याद रखना। र्यूडा से संबंधित है शिल्पांगन, तो और राजस्थली जो है हमारे राजसिको से संबंधित है। तो निगम के द्वारा हस्तशिल्पों को प्रोत्साहन देने के लिए उनके द्वारा तैयार किए जा रहे हस्तशिल्प के सामान के विपणन हेतु वर्तमान में
वर्तमान में देश के विभिन्न स्थानों जयपुर, दिल्ली, कोलकाता, उदयपुर, जयपुर, दिल्ली, कोलकाता, उदयपुर और आगरा, माउंट आबू। तो ये आपको 6 जगह याद रखनी है जहां पर राजस्थली जो विक्रय केंद्र है वो स्थापित किए गए हैं, और विक्रय काउंटर जो है वो भी अन्य स्थानों पर किए गए। तो वो आप मत याद रखिए, केवल आपको राजस्थली जो विक्रय जो हमारे कहाँ पर हैं ये राजस्थली शोरूम वगैरह, तो ये आपको जयपुर, दिल्ली, कोलकाता, उदयपुर, आगरा, माउंट आबू में है। और यहाँ पर जो हमारे राजस्थान के जो हस्तशिल्पी हैं उनके जो द्वारा तैयार किए गए जो माल होते हैं हस्तशिल्प हस्तकला वाले, तो वो यहाँ पर बेचे जाते हैं। और निगम के द्वारा क्रय किए गए सामान का राजस्थली के माध्यम से विक्रय करने के अतिरिक्त हस्तशिल्पों को अधिक से अधिक लाभान्वित करने के उद्देश्य से निगम द्वारा हस्तशिल्पों को गुड्स ऑन अप्रूवल के आधार पर भी विक्रय की सुविधा प्रदान की है। तो हस्तशिल्पों को यह लाभ प्रदान करता है। केवल आप यहाँ पर 6 जो हैं राजस्थली जो विक्रय केंद्र स्थापित किए गए उनका आप याद रखिए। और ये जो मित्रों 2007 से जो है ये मतलब ये स्थापित किए जा रहे हैं हमारे राजस्थली। तो राजस्थली शोरूम की मैं बात करूं मित्रों, तो ये हमारा जयपुर में स्थापित किया गया 2007 में, तो ये आपको याद रखना। और हस्तशिल्प एवं पर्यटन कॉम्प्लेक्स ये हमारा जयपुर में है। और राजस्थान के हस्तशिल्प को बढ़ावा देने एवं भ्रमण हेतु राजस्थान आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों को एक ही छत के नीचे हस्तशिल्प का सामान उपलब्ध कराने एवं पर्यटन संबंधी जानकारी एवं सुविधा देने के उद्देश्य से अजमेरी गेट जयपुर पर एक वृहद हस्तशिल्प एवं पर्यटन कॉम्प्लेक्स की स्थापना की परिकल्पना की गई थी। और कॉम्प्लेक्स का जो निर्माण है वो कार्य पूर्ण हो चुका। और कॉम्प्लेक्स में नवनिर्मित राजस्थली शोरूम ये हमारा मार्च 2007 से प्रारंभ कर दिया गया। तो राजस्थली शोरूम 2007 और राजस्थली विक्रय केंद्र हमारे 6 जगहों पर है, याद रखना है। फिर हमारे मित्रों कुछ योजना है जो हस्तशिल्पियों के लिए चलाई जा रही है, तो वो आपको याद रखनी है। एक तो हमारी गुरु शिष्य परंपरा योजना, ये जो है हमारी योजना है ये किस लिए चलाई जा रही है, तो गुरु शिष्य परंपरा योजना में बात करें तो ये हमारी जो लुप्त हो रही जो हस्तकला है उनके पुनरुत्थान के लिए इसको शुरू किया गया है। और ये जो 4 प्रशिक्षण केंद्रों में जो है ये कार्यक्रम हुआ था, सफलपुर के 1 वर्षीय कार्यक्रम था ये 4 प्रशिक्षण केंद्रों पर। कहाँ पर, तो हमारी शाहपुरा भीलवाड़ा वाली जो फड़ चित्रकला है तो भीलवाड़ा में इसका प्रशिक्षण होगा। फिर कोटा बूंदी चित्रशैली ये हमारी कोटा में यहाँ पर इसका प्रशिक्षण होगा। फिर हमारी मारवाड़ जोधपुर शैली मित्रों यहाँ पर जोधपुर में इसका प्रशिक्षण होगा। और फिर हमारे जो लकड़ी तथा ऊंट के चमड़े पर जो सुनहरी नक्काशी की जाती है हमारे जो उस्ता कला वगैरह, तो इसके लिए बीकानेर में जो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो गुरु शिष्य परंपरा योजना इसके अंतर्गत जो है हस्तकलाओं के जो पुनरुत्थान के लिए जो है कार्यक्रम चलाए जा रहे थे। राजस्थान हस्तशिल्प एवं दस्तकारी कोष योजना, तो राजस्थान हस्तशिल्प एवं दस्तकारी कल्याण योजना के लिए राज्य सरकार से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर कॉर्पस फंड की स्थापना की गई है। किसके लिए, राजस्थान हस्तशिल्प एवं दस्तकारी कोष योजना के तहत। कॉर्पस फंड क्या करेगा, तो ये जो हस्तशिल्प योग के लिए असाध्य रोगों के इलाज है, तो मतलब हस्तशिल्प जो होता है ना, लोग यहाँ पर हस्तशिल्प जो है जो हस्तशिल्प में जो काम करते हैं तो उनके लिए असाध्य रोगों के इलाज हेतु वित्तीय सहायता मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना और सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना का प्रावधान है। किसके तहत, हमारी राजस्थान हस्तशिल्प एवं दस्तकारी कोष योजना के तहत। और इसके लिए कॉर्पस फंड की स्थापना की गई। और इसमें जो हस्तशिल्प थे उनको यहाँ पर जो मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना और हमारे सामूहिक सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना का प्रावधान इसी योजना के तहत है। तो ये आपको याद नहीं रखनी है। फिर मित्रों सीजनिंग प्लांट एवं कॉमन सर्विस फैसिलिटी सेंटर, ये हमारा जो है इसकी स्थापना 1999 में जोधपुर में की गई थी। तो केवल आप ये याद रख लेना कि सीजनिंग प्लांट और कॉमन सर्विस फैसिलिटी सेंटर कहाँ पर है, तो जोधपुर में है। और स्थापना 1999 में की गई थी। फिर मित्रों कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं, तो हस्तशिल्पियों को कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं। देखिए, एक तो हमारा 1983 से भारत सरकार के राष्ट्रीय पुरस्कार के अनुरूप राज्य सरकार की ओर सभी हस्तशिल्पियों को पुरस्कृत करने की योजना प्रारंभ की गई थी। और राष्ट्रीय स्तरीय पुरस्कार 25,000 रुपये दिए जाते हैं नकद। और दक्षता अगर प्रमाण पत्र केवल प्राप्त करता है तो उसको 5,000 नकद दिए जाते हैं। तो राष्ट्रीय योजना चलाई जा रही थी उस समय 1983 से पहले हमारे भारत में जो हस्तशिल्पियों को क्या करती थी, पुरस्कृत करती थी। तो उसी के अनुरूप राज्य में भी इस योजना को शुरू किया गया और राज्य में 25,000 रुपये दिए जाते हैं हस्तशिल्पियों को। फिर मित्रों देखिए लघु उद्योग इकाइयों को कच्चा माल एवं विपणन सहायता, राशि को जो है लघु उद्योग इकाइयों को किस प्रकार हेल्प करता है वो हम पढ़ते हैं। तो ये जो राजस्थान की लघु उद्योग इकाइयों को विपणन सहायता उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से पॉलीथीन बैग्स, कांटेदार तार, टेंट, तिरपाल, स्टील फर्नीचर, एंगल, आयरन, पोस्ट सामग्री केवल राज्य के लघु उद्योग इकाइयों के उत्पादों की आपूर्ति करवाई जाती है। तो जो चीज़ें हमारे लिए अवैध होती हैं जैसे कि पॉलीथीन बैग्स वगैरह हो गया, तो ये हमारे किसको देती है, तो ये हमारे लघु उद्योग जो इकाई है उनको देती हैं, जैसे कांटेदार तार हो गए वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये लघु उद्योगों की हेल्प करती हैं इसमें। फिर बात करें निर्यात प्रोत्साहन हेतु आधारभूत सुविधा कौन कौन सी है, जैसे कि एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स हो गया एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स है, शुष्क जो बंदर का डिपो ICD है हमारा।
फिर बात करें तो ये आईसीडी वगैरह हो गया, ये जो हमारे राशिकों के द्वारा स्थापित किए गए कि ताकि जो है हमारे जो लघु उद्योग इकाई है मित्रों वो क्या करें, निर्यात अच्छी तरीके से करें। तो राज्य में निर्यातोन्मुखी गतिविधियों को सुदृढ़ आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स व इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना में निगम की प्रमुख भूमिका रही है। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स जो है इस कड़ी में सर्वप्रथम 1979 में जो है हमारा जयपुर स्थित हवाई अड्डे पर एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई थी। तो हमारे राजस्थान में एक ही है हमारा एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, कहाँ पर है, हमारे जयपुर में है, सांगानेर जो हवाई अड्डा वहाँ पर, ठीक है। और निगम के द्वारा सीतापुर में भी जो है इसको शुरू करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, तो जब बनेगा तो बता देंगे आपको। यहाँ पर जयपुर व सांगानेर जो हवाई अड्डा वहाँ पर जो एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स है, तो ये आप याद रख लेना। फिर मित्रों आईसीडी, आपको पता है कि राजस्थान में बंदरगाह वगैरह तो है नहीं, क्योंकि समुद्री सीमा लगती नहीं है, तो इसकी वजह से बंदरगाह कहाँ हो गए, तो इसके लिए शुष्क बंदरगाह बनाई गई है। और यहाँ पर जो कंटेनरों में जो रख करके उनको बेचा सामानों को ले जाया जाता है। तो निगम के द्वारा राजस्थान के निर्यातकों आयातकों को शुष्क बंदरगाह की सुविधा जो जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा तथा भिवाड़ी स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। और प्रथम हमारा जयपुर में बनाया गया, कब बनाया गया, प्रथम जो हमारा जयपुर में बनाया गया, और ये 1989 में बना था आईसीडी जयपुर का। और फिर आपको 4 जगहों पर है, कहाँ कहाँ पर, जोधपुर, जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा में। तो जयपुर, जोधपुर, अलवर और हमारा भीलवाड़ा, यहाँ पर जो है 4 जगहों पर आईसीडी जो है स्थापित है, याद रखना भूलना नहीं। बीकानेर में बन रही है, सीतापुर में जो है एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स भी बन रहा है और हमारा आईसीडी भी बन रहा है। फिर केंद्र के द्वारा संचालित कौन कौन सा है, तो आईसीडी है हमारे केंद्र के द्वारा संचालित कौन कौन से, एक तो हमारा जोधपुर में है, एक हमारा जयपुर में है और दूसरा हमारा रावटा रोड जो कोटा में। तो जोधपुर, जयपुर और रावटा रोड कोटा में यहाँ पर हमारा आईसीडी है केंद्र के द्वारा संचालित। फिर निजी क्षेत्र के द्वारा संचालित हमारा आईसीडी है मित्रों पाल गाँव जोधपुर में, ठीक है, कहाँ पर है, पाल गाँव जोधपुर में जो आईसीडी है निजी क्षेत्र के द्वारा संचालित। तो ये हमने लघु व ग्रामोद्योग पढ़ लिया। इसके जो बाहर कुछ भी नहीं पूछेंगे आपको, लघु व ग्रामोद्योग में जो भी मैंने फैक्ट बताए हैं वो आप याद रख लेना, काम हो जाएगा, ठीक है मित्रों।